नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे भारत देश के तीसरे प्रधानमंत्री की। बात करते हैं भारत की पहली प्रधानमंत्री की। भारतीय राजनीति से ऊपर उठकर विश्व में पहचान बनाने वाली महिला की। जी हाँ, हम बात करते हैं उस महिला की जिन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा गया। बात करते हैं उस राजनेता की जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बात करते हैं उस महिला की जो महिला होने के बावजूद अपने आप को सर कहलाना पसंद करती थी। जी हाँ दोस्तों, ये थी भारत की तीसरी प्रधानमंत्री और उस समय की सबसे शक्तिशाली महिला श्रीमती इंदिरा गांधी। हम बात करते हैं उनके बचपन की और उनकी शिक्षा की, राजनीतिक जीवन की, उनके संघर्ष की, उन उपलब्धियों की, उनके प्रभाव की, सम्मान की और सबसे अंत में उनके विरोधियों की। तो पहले बात करते हैं बचपन की। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में आनंद भवन नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू और माता का नाम कमला नेहरू था। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थीं, अर्थात कमला नेहरू और पंडित नेहरू की ये एकमात्र संतान थीं और कोई भी भाई बहन इनके नहीं था। जब ये 19 वर्ष की थीं तब इनकी माता कमला नेहरू की मृत्यु हो गई थी और जब वो 47 वर्ष की थीं तब उनके पिता की मृत्यु भी हो गई थी। इनका पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी था। इनका पूरा परिवार भारत की राजनीति से गहरा ताल्लुक़ रखता था, अतः स्वतंत्रता संग्राम के बारे में संघर्ष और समझदारी इन्हें विरासत में मिली थी। अगर हम शिक्षा की बात करें, इंदिरा ने अपनी शिक्षा पुणे और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन में पूरी की थी। उनकी उच्च शिक्षा यूरोप के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सोमरविले नामक कॉलेज में हुई थी। पढ़ाई के दौरान ही आपकी पकड़ इतिहास और राजनीति पर लगभग 100% हो चुकी थी। 16 मार्च 1942 को आनंद भवन इलाहाबाद में एक बहुत ही साधारण समारोह में आपने फिरोज से शादी की और वो बाद में फिरोज गांधी बन गए। फिरोज गांधी एक पारसी धर्म से ताल्लुक़ रखते थे, साथ ही साथ वो पत्रकार थे, राजनेता थे और वो संसद सदस्य भी चुने गए थे। राजनीतिक जीवन की यदि बात करें तो प्रधानमंत्री की पुत्री इंदिरा गांधी के राजनीतिक सफ़र की शुरुआत बचपन में ही हो चुकी थी। पहले इन्होंने एक वानर सेना बनाई जिसके द्वारा ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संदेशों को गुप्त रूप से एक दूसरे तक पहुंचाने का काम करती थी। 1930 के दशक में जब स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर था तब इंदिरा ने एक बाल चरखा संघ की स्थापना की जिसका उद्देश्य बच्चों को स्वदेशी खादी पहनने और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने को प्रेरित करना था। फिर हम बात करेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंदिरा का क्या कार्य था। 1942 में फिरोज गांधी से विवाह करने के समय ही इंदिरा जी अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गईं और उन्हें जेल जाना पड़ा। इस घटना से उनके राजनीतिक जीवन को एक नई दिशा मिली और उनके अंदर बहुत ही साहस का संचार हुआ, क्योंकि इंदिरा जी जब जेल की यात्रा की उन्होंने तब इन्होंने समझ लिया कि आखिर इस देश के लिए स्वतंत्रता कितनी आवश्यक है और स्वतंत्रता आखिर मांग क्या रही है। जब कांग्रेस पार्टी देश की आज़ादी के लिए एक संगठित प्रयास कर रही थी तभी इंदिरा गांधी भी कांग्रेस से जुड़ गईं और 1950 एवं 60 के दशक में वो कांग्रेस की न केवल सदस्य बनी वरन उन्होंने पार्टी में सक्रिय भूमिका अदा की। उनकी सक्रियता को देखते हुए 1959 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। अपने कौशल, अपने नेतृत्व के कारण बहुत ही थोड़े ही समय में देश के प्रत्येक कांग्रेसी से पहचान इंदिरा जी की हो गई और ये देश की प्रमुख नेताओं में शुमार होने लगी। इंदिरा जी का संग्राम, इंदिरा जी का जो संघर्ष था वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, लेकिन साथ ही साथ उनके अंदर सूझबूझ का भी विकास हो रहा था। 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जी को देश का प्रधानमंत्री चुना गया, शास्त्री जी का कार्यकाल बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा था, किंतु
1966 में ताशकंद समझौते के दौरान जब शास्त्री जी की मृत्यु एक रहस्यमय तरीके से हो गई, तब देश को एक प्रधानमंत्री की ज़रूरत थी, कांग्रेस को एक प्रधानमंत्री की ज़रूरत थी। उस समय चिरपरिचित चेहरा और पंडित नेहरू की पुत्री इंदिरा जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि सिर्फ एक प्रधानमंत्री ही नहीं चुना गया, बल्कि देश को पहली बार एक महिला प्रधानमंत्री मिली थी, और वो एक ऐसी प्रधानमंत्री जो पहले अपने जीवन काल में सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष को छोड़कर किसी भी पद पर नहीं रही थीं। विरोधियों में एक तरह से सन्नाटा था और सभी देश के नेता सोच रहे थे आखिर इस देश का क्या होगा, क्योंकि एक तो नया व्यक्ति, दूसरा महिला, अर्थात इनके ऊपर अविश्वासों की झड़ी लगी थी, बयान पर बयान आ रहे थे। लेकिन इंदिरा जी ने उस मुश्किल समय में देश को संभाला और 1966 से 1977 तक इन्होंने क्या किया, इसकी एक झलक। एक प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा जी की जो उपलब्धियां थीं, वो सबसे पहली उपलब्धि थी हरित क्रांति। इंदिरा गांधी ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए हरित क्रांति की स्थापना की, शुरुआत की, और इस क्रांति ने देश में खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। क्योंकि इंदिरा जी समझ चुकी थीं कि कुछ ही समय पहले शास्त्री जी ने जब जय जवान जय किसान का नारा दिया था, उस समय देश के हालात बहुत ही मुश्किल थे। इसलिए उन्हीं शास्त्री की योजना को आगे बढ़ाते हुए इंदिरा जी ने हरित क्रांति का नारा दिया, और ये नारा सिर्फ नारा न रहा, ये क्रांति बनी। उस क्रांति ने देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर कर दिया। प्रधानमंत्री के रूप में इनका दूसरा जो प्रमुख कार्य था वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण। साथियों, बैंकों का राष्ट्रीयकरण देखा जाए तो ये एक 100% एक आर्थिक मुद्दा था, लेकिन इंदिरा जी की सूझबूझ वो एक राजनीतिक मसला बनाने के बाद में उन्होंने इनका राष्ट्रीयकरण किया। जो 14 प्रमुख बैंक हैं जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था, उससे देश को बहुत लाभ हुआ। और 1969 में जो ये निर्णय लिया गया, तो पहली बार किसी राजनेता ने बैंकों की तरफ ध्यान दिया, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा जो ये कदम उठाया गया था, इसमें 14 राष्ट्रीय बैंक हो गए थे हमारे देश के पास में। इससे देश के किसानों, मजदूरों और उस वर्ग को बहुत लाभ हुआ जो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में अपना सहयोग करना चाहता था या कर रहा था। अब उसी समय इस निर्णय का विरोध करना चाहते थे। जो दल विपक्ष में थे, जो नेता चर्चित परिचित थे, वो सब चाहते थे कि राष्ट्रीयकरण एक पहला प्रयोग था इस देश में, वो उसका विरोध करना चाहते थे। लेकिन देश की जनता ने इस फैसले का इतना स्वागत किया कि कोई विरोधी चाह कर भी इस फैसले का विरोध नहीं कर पाया। इस तरह से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता और भी बढ़ गई और इनकी लोकप्रियता में चार चांद लग गया। अब हम बात करेंगे 1971 में, जब इंदिरा जी के नेतृत्व में भारत ने पाक से युद्ध लड़ा। स्थितियाँ बहुत गंभीर थीं, क्योंकि एक युद्ध लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल में हुआ था, दूसरा युद्ध फिर होने लगा 1971 में। इसका नेतृत्व श्रीमती इंदिरा गांधी कर रही थीं, लेकिन इसमें इंदिरा ने बहुत ही सूझबूझ से कार्य किया, और ये माना जाता है कि पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश का स्वतंत्र निर्माण इंदिरा जी की बहुत ही बड़ी कूटनीति थी और बहुत ही बड़ी इनकी सफलता मानी जाती थी। ये फैसला भी जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा और देश के अग्रणी नेताओं में इंदिरा जी को गिना जाने लगा। फिर हम बात करेंगे इनका जो चौथा महत्वपूर्ण कदम था, गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर देश में आर्थिक सुधारों की एक नींव रखी थी। इसका उद्देश्य समाज के गरीब वर्गों को ऊपर उठाना था, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। और ये गरीबी हटाओ जो कार्यक्रम था, ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम था। इसके द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई गईं और भारत के आम लोगों के लिए इसमें महत्वपूर्ण कार्य हुए और देश की स्थिति में थोड़ा सा सुधार भी आया। हम बात करते हैं अब उस मुद्दे की, सबसे अंत में वो मुद्दा जो आज भी एक जिन्न के रूप में, जब किसी कोई चुनाव हो, कोई सभा हो, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हो,
कहीं भी नेताओं का जमावड़ा हो, वहाँ पर एक मुद्दा जरूर आता है। वो मुद्दा था देश में आपातकाल। वो एक कालखंड था जब 1975 से 77 तक इस देश में आपातकाल लाया गया। हुआ यूँ था कि जब चुनाव हुए थे तो चुनाव में विरोधियों ने एक आरोप लगाया था कि इंदिरा जी ने इस चुनाव में बहुत ही ज़्यादा धांधली की है, और उस धांधली के पीछे जो कारण थे वो तो किसी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन इंदिरा जी को मजबूरन संविधान की धारा 352 का सहारा लिया उन्होंने, और देश में आपातकाल लगा दिया। ये आपातकाल क्या होता है, आपातकाल के द्वारा कौन कौन सी शक्तियाँ प्रभावित होती हैं या किसके पास शक्तियाँ बचती हैं, ये सब हम किसी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि इंदिरा जी का सफ़र आसान नहीं था। वो आपातकाल जिसे आज भी एक कलंक के रूप में जाना जाता है। इंदिरा जी के जीवन पर यदि कहीं कोई लांछन है, कहीं कोई विवादास्पद मुद्दा है, तो सिर्फ आपातकाल है। उस आपातकाल के लिए देश में इंदिरा विरोधी एक लहर तैयार हुई, और ये माने जाने लगा कि इंदिरा जी का अब यहाँ से कैरेक्टर ही ख़त्म हो गया है, अर्थात वो अब नेता नहीं बन सकती, देश की जनता उनको स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन साथियों, सभी अनुमान ध्वस्त हुए। इंदिरा जी ने फिर वापसी की, फिर वो प्रधानमंत्री बनी। इसके बाद इन्होंने क्या क्या किया और कैसे इस देश को आगे बढ़ाया, ये सब जानने के लिए आप इंतज़ार कीजिए हमारे दूसरे भाग का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।